यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अब आज हम बात करेंगे एएनएम एमपीएचडब्ल्यू के बारे में। फीमेल हेल्थ वर्कर जिनका अलग अलग जगह एग्जाम है अपकमिंग टाइम में है, जो मे बी 15,000 तक है, जो वैकेंसीज ऑलरेडी रिलीज्ड है। यूपीएसएससी के थ्रू भी ओएसएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है। हाल फिलहाल में त्रिपुरा वालों का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका था, तो वो सभी जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, और गुजरात में तो वैकेंसी निकलती ही रहती है, तो यहाँ पर अलग अलग जगह जो एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता या फिर एमपीएचडब्ल्यू मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के लिए एग्ज़ाम होने हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है मेडिकल एंड नर्सेज अब की तरफ से। मेरी तरफ से गुड न्यूज़ ये है कि आप लोग की बुक है जो आ गई है, बुक हिंदी इंग्लिश में है। आप लोग बुक के लिए डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं आर्ट पे। अभी इसको हाल फिलहाल में कल ही ऐड किया गया था, तो यहाँ पर बुक आप इस तरीके से आपको दिखेगी। बुक की खासियत यही है जो मैंने आपको बताया कि बुक में आपको मोर देन 35 से ज़्यादा एएनएम एमपीएचडब्ल्यू फीमेल हेल्थ वर्कर के क्वेश्चन पेपर हैं अलग अलग स्टेट के, जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, पंजाब, डीएसएसबी, उड़ीसा, जम्मू, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरला, तो यहाँ पर सभी जगह के एएनएम एमपीएचडब्ल्यू जो एग्ज़ाम हुए हैं वो सब है हिंदी इंग्लिश में है। साथ में जो आपके एज़ पर योर सिलेबस जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सब इसी बुक में आपको इंक्लूडेड है। बुक आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट के थ्रू भी ले सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो बुक वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। मेडिकल एंड नर्सेज आपकी ये 3rd बुक है। ऑलरेडी 2 बुक आ चुकी हैं, और जो बेटर जिनके पास भी गई हैं उन सभी के जो कमेंट्स आए हैं, रिव्यू आए हैं, वो अच्छे ही आए हैं, तो आप लोग भी इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे पेपर एमपीएचडब्ल्यू एएनएम का। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें, और जो लोग इवन सीएचओ एनएचएम का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं वो लोग भी इस बुक को लेके पढ़ सकते हैं, आपको हेल्पफुल ही रहेगी बुक। क्लियर है? शरीर की जो लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है इनमें से कौन सी होगी? तो यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है वो क्या होगी? वो होगी यहाँ पे फीमर, जिसको हम थाई बोन के नाम से भी जानते हैं। क्या होगी यहाँ पर? वो होगी फीमर। क्या होगी? फीमर। अब यहाँ पे आपको हम बात करें नी बोन, नी बोन या फिर नी कैप के नाम से जो बोन जानी जाती है वो क्या है? वो कहलाती है पटेला। क्या है? पटेला। ह्यूमरस, ह्यूमरस कहाँ की बोन है? आपको ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। यदि सबसे लंबी हड्डी पूछे तो वो क्या है? वो है आपकी फीमर, लंबी भी है और स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। और जो ह्यूमरस बोन है ये आपको यहाँ पर एएनएम में इनकी प्रेजेंस पूछी जा सकती है, कहाँ पर होगी? तो ह्यूमरस कहाँ पे होती है? अपर लिम्ब में। आर्म की बोन है। आपको एनाटमी से इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी है? नर्व कौन सी है? नर्व पूछे तो सयाटिका नर्व है। यदि जो सबसे बड़ी वेन पूछे तो वो कहलाती है सिफेनियस वेन, या फिर सर्जरी में कौन सी वेन यूज़ की जाती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको what it is called when a large number of cases of a disease occur at one time। किसी भी एरिया में एक ही समय में बहुत अधिक रोग बढ़ जाए तब उसको क्या कहा जाएगा? बहुत सारे नए नए केसेस आते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में सडनली, तो क्या एपिडेमिक, एंडेमिक, स्पोरेडिक या फिर पैंडेमिक क्या कहलाएंगे? तो यदि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में क्या है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में यदि नए नए केसेस आ जाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाते हैं एपिडेमिक। क्या होंगे? एपिडेमिक। अब यहाँ पे बात करें हम एंडेमिक की, तो एंडेमिक क्या है? कोई एक पर्टिकुलर मोहल्ला हो गया या गांव हो गया, वहाँ पे बस कुछ होए तो वो क्या कहलाएगा? एंडेमिक। एपिडेमिक लेट से कर्नाटका में, पौंडुचेरी या केरल या किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में कोई डिसीज़ फैल जाए वो होगी। जब पूरे वर्ल्ड वाइड कोई बीमारी फैल जाए तो वो कहलाएगी पैंडेमिक। अब यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ केसेस कहा है किसी एक एरिया में, तो वो कहलाएंगे एपिडेमिक। क्या होंगे? एपिडेमिक। नेक्स्ट वन इज पॉलीयूरिया इज अ सिम्टम ऑफ विच डिसीज। तो पॉलीयूरिया किस डिसीज का लक्षण है? पाइलाइटिस, डायबिटिक मेलाइटिस, हेपेटाइटिस या फिर सिस्टाइटिस। तो यहाँ पर पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया का मतलब होता है बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट करना। पॉली वर्ड जहाँ भी जुड़े
मतलब बहुत ज़्यादा। पॉलीयूरिया किस डिसीज़ का सिम्टम है? तो ये होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस का। 3 पीस, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, बहुत यूरिन पास करना मतलब पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगना, है ना। तो यहाँ पर पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया 3 लक्षण होते, पानी पीना, बहुत यूरिन पास करना, खाना, ये तीनों लक्षण किसके हैं? डायबिटिक मेलाइटिस के। अब यहाँ पर जो एक टर्म दिया गया है पाइलाइटिस, पाइलाइटिस जो कि रीनल पेल्विस एरिया में होने वाला एक इन्फेक्शन है, इसको पाइलाइटिस या फिर पाइलोनेफ्राइटिस के नाम से भी जाना जाता है। एक और वर्ड दिया है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस का मतलब होता है जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन का होना, क्या है? सिस्टाइटिस। हेपेटाइटिस सबको पता है, लीवर का इन्फेक्शन है। तो यहाँ पर 3 पीस पूछें तो किसके हैं? डायबिटिक मेलाइटिस के, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच आर्टिकल्स शुड यूज टू कलेक्ट द सलाइवा एंड फ्लेगम टू बी कलेक्टेड। तो यहाँ पर लार और कफ को एकत्र करने के लिए कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा? किडनी ट्रे, स्पैटुला, प्लास्टिक कप या फिर स्पुटम कप, क्या यूज़ किया जाएगा? फ्लेगम और सलाइवा कलेक्ट करना है, एज ए स्पेसिमेन भी कलेक्ट किया जा सकता है, तो क्या यूज़ होगा? यहाँ पे यूज़ होगा स्पुटम कप। क्या होगा? स्पुटम कप। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, When did the करतार सिंह कमेटी come into existence? तो करतार सिंह कमेटी है जो कब आई थी? 1963 में, 1953 में, 1973 में या फिर 1983 में। तो जो करतार सिंह कमेटी है, क्या है? करतार सिंह कमेटी है, ये कब आई थी? 1973 में। इसके जो कमेटी के चेयरमैन थे वो कौन थे? वो थे करतार सिंह ही। और इसके लिए इस कमेटी में जो मल्टीपर्पज़ वर्कर हैं, याद रखें, जो ANM है, यहाँ पे आप याद रखिए मल्टीपर्पज़ वर्कर और ANM है, इसी कमेटी के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है कि जो ANM है या फिर मल्टीपर्पज़ वर्कर है, इसी कमेटी के तहत है जो लाए गए थे। इसके चेयरमैन थे करतार सिंह, जो उस टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के क्या थे? चेयरमैन भी थे। तो यहाँ पर इस कमेटी के थ्रू आपको एक एम याद रखना है कि इसी कमेटी के थ्रू जो MPW वर्कर थे और ANM वर्कर थे उनको यहाँ पे स्पेशली MPW वर्कर को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज़ द आइडियल टेम्परेचर फॉर लेबर रूम? सबको पता है कि जो लेबर रूम का या फिर रिससिटेशन रूम भी कह सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 29 to 32 डिग्री सेल्सियस, 25 to 28, 32 डिग्री सेल्सियस, 40 बहुत हाई हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एक आइडियल टेम्परेचर होता है लेबर रूम का वो होता है 25 से 28 डिग्री सेल्सियस। अकॉर्डिंग टू WHO के जो एक लेबर रूम का टेम्परेचर रखा जाता है वो कितना होता है? 25 से 28 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, एंटी रेबीज वैक्सीन हाउ मेनी डोजेज आर गिवन? तो जो एंटी रेबीज वैक्सीन है, एंटी रेबीज वैक्सीन मतलब आफ्टर रेबीज के लिए जो टीका दिया जाता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस दिया जाता है। मतलब कि यहाँ पर जब रेबीज हो जाए या फिर जब डॉग बाइट कर जाए तब यहाँ पर सॉरी तब जो वैक्सीन है टोटल कितनी डोज होती हैं इसकी? तो टोटल डोज की हम बात करें तो 5 होती हैं। एक दी जाती है जिस दिन काटा हो उस दिन, मतलब 0 हो गया, फिर 3rd डे, 7 एंड 14 डे, लास्ट इज़ द 30 डेज। तो यहाँ पर जो रेबीज़ के जो एंटी रेबीज़ वैक्सीन के डोज की बात करें हम, टोटल 5 होते हैं, 0, 3, 7, 14 एंड 30 डेज। जाते हैं डोज 5, पहला 0 डेज, 3rd डे, 7 डे, 14 डेज एंड लास्ट इज 30 डेज। 0, 3, 7, 14, 30 ये आपको याद रखने पड़ेंगे। एग्जाम में है तो डोज पूछ सकते हैं कितने होते हैं एंटी रेबीज वैक्सीन के, या फिर आपको पूछा जा सकता है रेबीज का क्लासिकल साइन, तो वो था हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना। रेबीज कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। नेक्स्ट है यहाँ पर
एक होता है नेग्री बॉडीज, तो वो नेग्री बॉडीज भी बनती हैं रेबीज में ही, एग्जाम में आपको आती हैं नेग्री बॉडीज। ये होता कैसे है रेबीज? इन्फेक्टेड डॉग, कैट या कुत्ते या बिल्ली के काटने के कारण। नेक्स्ट वन इज मीजल्स इज एन इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय, तो मीजल्स जो कि एक इन्फेक्शियस डिसीज है जिसको हम खसरा के नाम से भी जानते हैं। क्या है? खसरा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर खसरा के लिए जो वैक्सीन है, क्या है? खसरा के लिए जो वैक्सीन है, आते हैं डोज 5। पहला 0 डेज, 3rd डे, 7 डे, 14 डेज एंड लास्ट इज 30 डेज। 0, 3, 7, 14, 30 ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये एग्जाम में है तो डोज पूछ सकते हैं कितने होते हैं एंटी रेबीज वैक्सीन के, या फिर आपको पूछा जा सकता है रेबीज का क्लासिकल साइन, तो वो होता है हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना। रेबीज कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। नेक्स्ट है यहाँ पर एक होता है नेग्री बॉडीज, तो वो नेग्री बॉडीज भी बनती हैं रेबीज में ही, एग्जाम में आपको आती हैं नेग्री बॉडीज। ये होता कैसे है रेबीज? इन्फेक्टेड डॉग, कैट या कुत्ते या बिल्ली के काटने के कारण। नेक्स्ट वन इज इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय, खसरा एक संक्रमण रोग है, किसके द्वारा होता है? वेरिसेला जूस्टर वायरस, पैरामिक्सो वायरस, रूबेला या फिर विब्रियो कोलेरा। तो मीजल्स या फिर खसरा, इसके लिए वैक्सीन की बात करें हम तो 9 महीने कंप्लीट होने के बाद दिया जाता है, और इसी 9 महीने के बाद विटामिन ए भी बच्चे को पिलाया जाता है। खसरा जो कि एक क्या है? वायरल डिसीज़ है, होता किससे? पैरामिक्सो वायरस से। किससे? पैरामिक्सो वायरस से। विब्रियो कोलेरा तो कोलेरा और हैजा जिसको हम कहते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। विब्रियो कोलेरा जो कि एक बैक्टीरिया है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हैजा और कोलेरा के लिए। आगे हम और पढ़ेंगे कोलेरा से रिगार्डिंग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, पल्सेस, स्पिनच, मीट, जैगरी, लिवर एंड एग्स सिम्बलाइज विच सोर्सेज। तो यहाँ पर हरी पत्तेदार सब्जियाँ हो गई, मौसमी फल हो गए, दाल, पालक, मांस, गुड़, कलेजी और अंडे किसके जो हाई सोर्स हैं किसके लिए हैं? पोटेशियम, सोडियम, लोहा दैट मीन्स आयरन या फिर फॉस्फोरस किसके लिए है? हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, दाल, पालक, मांस, गुड़, कलेजी, अंडे किसके लिए है? तो ये सभी हैं आयरन के सोर्स। क्या है? ये आयरन के सभी बेस्ट सोर्स हैं। जब भी जैगरी कहा जाए मतलब गुड़, पालक, ये 2 चीज़ें याद रखें, गुड़ पालक आ जाए आपको जुड़ के मतलब यहाँ पे आपको आयरन की बात की जा रही है। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जिगर मतलब कि लिवर, त्वचा, फीमर या फिर प्लेसेंटा, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जा रही है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पर है वो क्या होती है? लिवर। क्या है? लिवर। एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो आप कह सकते हैं थायराइड, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी ग्लैंड की बात की जाए तो वो क्या होगी? लिवर। सबसे बड़े बॉडी ऑर्गन की बात की जाए तो वो होगा स्किन। क्या होगा? स्किन। यहाँ पर ऑर्गन कहते तो आप स्किन कहते, लेकिन ग्लैंड है तो क्या है यहाँ पे? लिवर। नेक्स्ट वन इज व्हेन इज द नर्सिंग डे सेलिब्रेटेड, तो हम अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस कब मनाते हैं? तो एज अ नर्स आप सबको ये चीज़ तो पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस है हम कब मनाते हैं? 12 मई को। क्या है? 12 मई को। और जो इस साल की थीम है, जो इस साल की थीम है वो आ गई है, वो मैं यहाँ पे आपको ऐड कर देती हूँ। आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। पोर्टल सर्कुलेशन रिलेटेड टू, तो पोर्टल सर्कुलेशन किससे रिलेट करेगा? ब्रेन से, लंग्स से, लीवर से या फिर किडनी से? पोर्टल की बात की जाए क्या है? पोर्टल सर्कुलेशन। तो पोर्टल सर्कुलेशन क्या है यहाँ पर? वो होगा कौन सा ऑर्गन? लिवर के लिए जो ब्लड की सप्लाई हो रही है, पोर्टल वेन जो ब्लड कैरी कर रही है लिवर के लिए, वो सब आपका यहाँ पर किस में जाएगा? लिवर में। तो यहाँ पर वो क्या होगा? पोर्टल सर्कुलेशन रिगार्डिंग द लिवर। यदि यहाँ पर आपको
यदि यहाँ पे आपके लिए बात की जाए पल्मोनरी की, पल्मोनरी के रिगार्डिंग कुछ कहें तो लंग्स आ जाएंगे आपको, किडनी, लिवर, ब्रेन। यहाँ पे आपको इन सब से क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं, एएनएम वालों को मैं बता रही हूँ। लंग्स के या तो आपको लोब पूछे जा सकते हैं, या फिर एक लंग्स टोटल दोनों लंग्स में कितने लोब होते हैं, या लंग्स की लेयर पूछी जा सकती है। इसी तरीके से आपको ब्रेन के रिगार्डिंग हम बात करें तो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो किस चीज़ को रेगुलेट करेगा। हाइपोथैलेमस जैसे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, उसी तरीके से स्पीच को कौन रेगुलेट करेगा। किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक किडनी की साइज क्या होती है, या कौन सी किडनी डाउन साइड होती है, कौन सी थोड़ी अपर साइड होगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट वन, बिफोर मील्स विच इज मेडिकल एब्रीविएशन इज यूज्ड। खाना खाने के पहले जो एक मेडिकेशन के लिए कहा जाता है, आपको यदि आप जब भी दिखवाते हैं डॉक्टर को तो वहाँ पे आपको डॉक्टर बता देता है, लेकिन वो लिखेगा यही पीसी, बीआईडी, एसी या टीडीएस, क्या लिखेगा, जो भी मेडिकेशन खाने के पहले खानी है तो वो लिख देता है क्या, एसी। क्या लिख देगा, एसी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द कलर बैंड यूज्ड फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी गर्ल इन द हॉस्पिटल। यदि अस्पताल में नवजात बच्ची पैदा हुई है तो किस रंग के बैंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्लू कलर का, पिंक, ग्रीन या फिर रेड, कौन से कलर का बैंड यूज़ किया जाएगा। यदि जो बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, स्पेशली गर्ल चाइल्ड की हम बात करें तो गर्ल चाइल्ड में यूज़ किया जाता है पिंक कलर। बॉय है यदि, क्या है, बॉय है तो ब्लू कलर, और यदि गर्ल चाइल्ड है तब क्या यूज़ किया जाएगा, पिंक कलर। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर ब्लाइंडनेस इन इंडिया। तो भारत में सबसे बड़ा रीजन क्या है अंधे होने का, अंधेपन का मुख्य कारण क्या है। कैटरैक्ट, ट्रोकोमा, रिफ्रैक्टिव एरर या फिर विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो भारत में जो ब्लाइंडनेस का, अंधेपन का सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है कैटरैक्ट। क्या होगा, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में यदि आप पूछें कि कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है आँखों का तो बोलते हैं लेंसेज, जिसको लेंसेज के ऊपर क्या छाएगी, ओपेसिटी टाइप छा जाएगी, क्लाउडीनेस रहेगा, जिसके कारण भारत में सबसे ज़्यादा अंधे होने का रीज़न एक वही माना जाता है। और स्पेशली मोतियाबिंद पहले तो बड़ों जो एल्डर पर्सन है उन्हीं में होता था, एज पर्सन में, बट नाउअडेज जो स्क्रीन हो गया, स्क्रीन के कारण भी बच्चों में भी, इवन आप WHO की रिपोर्ट देखिएगा कि भारत में 50% बच्चे मायोपिया की कंडीशन से जूझने वाले हैं अपकमिंग टाइम में। तो यहाँ पर यदि मेन रीज़न की बात करें तो वो क्या होगा, कैटरैक्ट। और यदि बात करें ट्रोकोमा की तो ट्रोकोमा की आपको सेफ स्ट्रेटजी एग्जाम में आती है, ट्रोकोमा की सेफ स्ट्रेटजी एग्जाम में आती है। विटामिन ए की कमी के कारण बच्चों में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन, विच वैक्सीनेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान कौन सा टीकाकरण वर्जित है। रुबेला, ओरल पोलियो, टिटनस या फिर रेबीज। तो प्रेगनेंसी में है जो रुबेला वैक्सीन नहीं दिया जा सकता है, जो मीजल वंश रुबेला है तो वो रुबेला नहीं दिया जा सकता। इवन इसकी एंटीबॉडीज़ के लिए है जो इनिशियल प्रेगनेंसी में टेस्ट करवाया जाता है, इनिशियल प्रेगनेंसी में टेस्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट वन, रिजर्वर ऑफ यूरिन ऑर्गन। तो यूरिन का जो रिजर्व करने वाला ऑर्गन है वो कौन सा है, ब्लैडर, किडनी, यूरेटर या फिर यूरेथ्रा। अब आपके दिमाग में जो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो आएगा, किडनी रहेंगी दोनों साइड, यूरेटर के पाइप होंगे जो ब्लैडर से जुड़े हुए होते हैं, और नीचे की तरफ क्या होगा, यूरेथ्रा के जो यूरेथ्रा। तो यहाँ पर जो ब्लैडर है क्या है, ब्लैडर, जहाँ पर पूरी यूरिन है जो फिल्टर होने के बाद, छन्ने के बाद आके इकट्ठा होती है वो क्या कहलाता है, ब्लैडर। क्या होगा, ब्लैडर। यूरेटर तो ट्यूब होती हैं जो कैरी करेंगी किडनी से ब्लैडर तक यूरिन को। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या है, लैक ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, रक्त में ग्लूकोज की कमी होना, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, रक्त में ग्लूकोज की अधिकता, एक्सेस ऑफ लैक्टोज इन द ब्लड या फिर लैक ऑफ माल्टोज इन द ब्लड।
तो माल्टोज और लैक्टोज तो छोड़ दीजिए। अब हाइपो मतलब कमी की बात की जा रही है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है ब्लड में किसकी कमी है, शुगर की कमी है, मतलब कि ग्लूकोज की कमी है, तो वो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। दैट मीन्स लैक ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। यदि एक्सेस होता तो वो होता हाइपरग्लाइसीमिया, कम है तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आयुष्मान भारत योजना इज ऑल्सो नोन एज, तो जो आयुष्मान भारत योजना है ये और किस नाम से जानी जाती है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय आरोग्य निधि, आम आदमी बीमा योजना या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो यहाँ पर जो अभी हाल फिलहाल में इसमें अमाउंट भी बढ़ाया गया था आयुष्मान भारत योजना के तहत, जो 75 साल से ज़्यादा के लोग थे उनके लिए यहाँ पर इसके थ्रू क्या है, अमाउंट बढ़ाया गया था। 70 साल से ज़्यादा के लोग हैं तो उनके लिए जो अमाउंट है स्पेशली ट्रीटमेंट के लिए वो बढ़ाया गया था, आयुष पैकेज को बढ़ाया गया था। तो जो आयुष्मान भारत योजना है इसी को किस नाम से जाना जाता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और इसके तहत है जो बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ है ट्रीटमेंट में, स्पेशली क्योंकि जो पुअर जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, यदि उनके यहाँ किसी की भी तबीयत खराब हो जाए तो सबसे बड़ी समस्या हॉस्पिटल ले जाने के पहले बड़ी समस्या होती है कि जो यदि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए तो वो होगा खर्चा उनका अमाउंट, और ये चीज़ गवर्नमेंट ने क्या कर दी है, ईजी कर दी है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिस्पोज ऑफ एनाटॉमिकल वेस्ट। तो एनाटॉमिकल वेस्ट को डिस्पोज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या, इंसिनरेशन, जिसको हम भस्मीकरण भी कह सकते हैं, वरी कंपोस्टिंग या फिर लैंडफिलिंग। तो एनाटॉमिकल वेस्ट को मतलब बॉडी के जो पार्ट्स हैं, प्लेसेंटा हो गया या कुछ और बॉडी के जो भी एम्पुटेशन वगैरह होते हैं, काटे जाते हैं, तो वो पार्ट्स को सबसे बेस्ट तरीका होता है इंसिनरेशन। यदि हॉस्पिटल में पूछे सबसे बेस्ट मेथड तो वो होती है ऑटोक्लेविंग, लेकिन एनाटॉमिकल वेस्ट को हमें डिस्पोज करना है तो डिस्पोज के लिए इंसिनरेशन और स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन सा है, निम्नलिखित में से रोग का द्वितीयक स्तर, द्वितीयक का मतलब क्या होगा, सेकेंडरी, कौन सा होगा, लिमिटिंग डिसेबिलिटी, स्पेशल प्रोटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट या फिर लिमिटिंग रिस्क फैक्टर। लिमिटिंग रिस्क फैक्टर तो थर्ड कैटेगरी में जाएंगे, किस में जाएंगे, थर्ड उसमें आ जाएंगे। अब यहाँ पर स्पेशल प्रोटेक्शन हो जाएगा आपका, स्पेशल प्रोटेक्शन, तो स्पेशल प्रोटेक्शन आपका होगा किसमें, प्राइमरी में, और लिमिटिंग रिस्क फैक्टर टर्सरी में जाएगा, डिसेबिलिटी भी आपका टर्सरी में जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंडरी लेवल क्या होगा, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। प्राइमरी की हम बात करें, प्राइमरी में होगा वैक्सीनेशन करना, इम्यूनाइजेशन करना, हेल्थ एजुकेशन देना, मतलब डिसीज़ होने के पहले ही ठीक करना। नेक्स्ट वन इज द थ्रू विच प्रोग्राम कंप्लीट वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन वॉज अनाउंस्ड। किस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की घोषणा की गई, मिशन वंदे मातरम, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंदिरा योजना या फिर मिशन सुरक्षा योजना। कौन सी योजना के तहत कंप्लीट वैक्सीनेशन 2 साल तक के बच्चों के लिए जो कंप्लीट वैक्सीनेशन का काम था वो था मिशन इंद्रधनुष का, किसका, मिशन इंद्रधनुष। इसके तहत 2 साल तक के जो भी वैक्सीन है, क्या है, जो 2 साल तक की वैक्सीन है वो सब इसमें यहाँ पे कंप्लीट की गई थी मिशन इंद्रधनुष में। तो मिशन इंद्रधनुष जो कि 2014 में जेपी नड्डा उस टाइम पे क्या थे, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे। 25 दिसंबर 2014 को जेपी नड्डा ने इस प्रोग्राम को क्या किया था, लॉन्च किया था। इसके तहत यहाँ पर 2 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों को कंप्लीट इम्यूनाइज करना था और ये प्रोग्राम अभी भी चलते जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ ICDS। तो ICDS का फुल फॉर्म आपको डायरेक्ट पता हो देन ज़्यादा बेटर है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। आया कब था, 1975 में। याद रखें ICDS आया था 1975 में। जो फॉर्मल एजुकेशन है बच्चों को आंगनवाड़ी में जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है वो सब यहाँ पे आपका आ जाएगा। प्रेग्नेंट लेडीज़ बेनिफिशियर्स हो जाएंगी,
तो यहाँ पर ICDS के आपको बेनिफिशियर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, और क्या क्या यहाँ पर ICDS प्रोग्राम के तहत प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ICDS का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, 1975 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट वन है किलकारी। किलकारी इज द इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स मोबाइल सर्विसेज इज द टॉक कम्युनिकेशन फॉर। किलकारी नाम का एक वॉइस रिस्पॉन्स मोबाइल सर्विसेज स्टार्ट की गई थी, किसके लिए? वॉइस रिस्पॉन्स मतलब कि आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं। किसके लिए था? HIV और TB सपोर्ट केयर के लिए, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए, जीरियाट्रिक हेल्थ केयर मतलब जो ओल्ड एज पर्सन है उनके लिए, या फिर एडोलेसेंट हेल्थ केयर मतलब जो टीनेजर्स हैं उनके लिए, किशोरावस्था वाले। तो यहाँ पर किलकारी, किलकना बच्चों के लिए ही यूज़ किया जाएगा, और किलकारी का यहाँ पर एक ही लेना देना है, वो होगा चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ से। इससे मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए एक वॉइस रिस्पॉन्स जो यहाँ पे स्टार्ट किया गया था कि आपके जो भी डाउट वगैरह हो आप रिकॉर्ड करके, जो किलकारी का जो एक ऐप है जो पूरा मॉड्यूलर है उसमें आप अपनी जो भी आपके जवाब सवाल हैं वो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन, गुड स्कूल इन्वायरमेंट फॉर चिल्ड्रन डिटरमाइंड विच बेंच टू सिट ऑन। बच्चों के लिए अच्छा स्कूल वातावरण है निर्धारित करता है कि उन्हें किस बेंच पर बैठना है, प्लस डेस्क, माइनस डेस्क, जीरो डेस्क या मल्टीपल डेस्क। तो गुड स्कूल इन्वायरमेंट में जब भी आप बच्चों की बात करें तो बच्चों का जो सिटिंग है, बच्चों का जो बैठना है उनकी हाइट से डाउन होना चाहिए, मतलब माइनस होगा। क्या होगा यहाँ पर? माइनस डेस्क। नेक्स्ट वन इज according to World Health Organization, how much is the amount of hemoglobin in a pregnant woman to declare moderate anemia? तो WHO के हिसाब से यहाँ पे पूछा है, क्या है? WHO के हिसाब से पूछा है एनीमिया प्रेगनेंसी में, क्या है? WHO के हिसाब से पूछा है कि यदि प्रेगनेंसी में एनीमिया है और वो कितने से कम होगा जब उसको मध्यम कैटेगरी का मतलब मॉडरेट एनीमिया कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर WHO के हिसाब से जब भी अकॉर्डिंग टू WHO के हिसाब से जो HB लेवल है, HB लेवल बिलो 11 ग्राम पर DL जाए प्रेगनेंसी में, तो इसको कंसीडर किया जाता है एनीमिया। क्या है? एनीमिया में यहाँ पे इसको कंसीडर किया जाएगा। अब यदि हम माइल्ड की बात करें, माइल्ड की, तो माइल्ड में होता है 9 to 10.9 ग्राम पर DL माइल्ड। मॉडरेट में होता है कितना? 7 to 8.9 ग्राम पर DL। फिर होता है आपका सीवियर में आता है 7 से भी कम होना। क्या है? 7 से भी कम होना। फिर होती है वेरी सीवियर कैटेगरी, वेरी सीवियर में चला जाता है बिलो 4। क्या है? वेरी सीवियर में जाएगा बिलो 4। अब यहाँ पर ये चारों कैटेगरी बता दी हैं। ये आपको ये पूरे पॉइंट्स आपको याद रखना होगा कि यदि प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन लेवल 11 ग्राम पर DL से कम जाता है तो एनीमिया कहलाएगा। अब माइल्ड की बात करें हम तो माइल्ड में होगा 9 से 10.9 तक, मॉडरेट में 7 to 8.9 तक। अब यहाँ पर वो कैटेगरी क्या होगी? वो होगी यहाँ पे आपकी B। क्या होगी? B। 7 to 9.9 ग्राम पर DL कंसीडर किया जाएगा किसमें? मॉडरेट में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंजेनाइटल सिफिलिस इज डायग्नोस्ड बाय विच टेस्ट। तो कंजेनाइटल सिफिलिस मतलब जन्मजात सिफिलिस का निदान किस परीक्षण द्वारा किया जाता है? निदान का मतलब होता है डायग्नोस करना। क्या है? डायग्नोस करना। तो यहाँ पर ये जो टेस्ट किया जाएगा वो कौन सा टेस्ट होगा? VDRL, FTA, IgM, एक्सरे या फिर CT स्कैन। तो एक्सरे CT स्कैन से सिफिलिस का पता नहीं चलेगा। यहाँ पे पता चलता है IgM FTA टेस्ट से। क्या है? IgM FTA टेस्ट से। जनरली जो कंजेनाइटल जो सिफिलिस है इसके लिए VDRL टेस्ट किया जाता है। क्या है? VDRL टेस्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो FTA ABS है इसमें आप स्पेशली बच्चों में यदि बच्चे को कुछ जन्मजात क्या हुआ है, सिफिलिस हुआ है, तो यहाँ पर FTA IgM टेस्ट है जो करवाया जाएगा।
नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड और अबॉर्शन। तो एमटीपी एक्ट के तहत कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है? अप टू 38 वीक्स, अप टू 37 वीक्स, अप टू 20 वीक्स या फिर अप टू 29 वीक्स। तो कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है एमटीपी एक्ट के तहत? तो वो होगी 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी तक को ही टर्मिनेट किया जा सकता है। 20 हफ्ते के बाद की प्रेगनेंसी में यदि एमटीपी एक्ट का जो एक अपकमिंग एक्ट आया था 2021 में वो लगेगा और अलग अलग डॉक्टर्स की परमिशन लेनी होगी और कुछ स्पेशल केसेस में ही उसको अपनाया जाएगा। डायरेक्ट यदि एमटीपी एक्ट की बात करें हम तो ओनली 20 वीक तक की प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए मोस्ट कॉमन साइट क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है जनरली फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में और इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में, बट ऐसा नहीं होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में और वहीं उसी पार्ट में प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो गई, मतलब कंटिन्यू होने के लिए हो गई, इम्प्लांटेशन हो गया, वो प्रेगनेंसी कहलाती है क्या? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या होगी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सबसे कॉमन साइट है उसके लिए क्या? फैलोपियन ट्यूब। क्या है? फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट वन, हाउ मच कैल्शियम इज नीडेड डेली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसको मैं आपके लिए छोड़ूंगी, मैंने ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में भी दिया था कि डेली कैल्शियम की कितनी ज़रूरत पड़ती है प्रेगनेंसी में। 0.5 ग्राम, 3.5 ग्राम, 4.5 ग्राम या 1.5 ग्राम। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा क्योंकि हमने बहुत पढ़ा है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव होंगे। क्वेश्चन है आपको, व्हाट इज द नॉर्मल आर्म सर्कमफेरेंस इन 1 to 5 ईयर ऑफ एज। 1 से 5 वर्ष की आयु में सामान्य भुजा परिधि क्या है? 12.5 to 13.5 सेंटीमीटर, 13.6 to 16.0 सेंटीमीटर, 11.5 to 12.5, नन ऑफ दी अबव। अब मैं बता दूं कि 1 साल से लेके 5 साल तक की एज में जो बच्चों के आप हाथ देखिएगा, स्पेशली आर्म्स देखिए, सेम साइज में किसी किसी बच्चों में रह जाती हैं, कोई एक बच्चे की बात नहीं की जा रही है। तो आर्म सर्कमफेरेंस यदि नॉर्मल कंसीडर होती है मतलब 12.5 to 13.5 सेंटीमीटर में है, मतलब बच्चा नॉर्मल हेल्दी है। अभी डिपेंड करता है कि बच्चे की एज क्या है। तो यहाँ पर सभी बच्चों को मिला के बात की जा रही है कि जो 1 से 5 साल की उम्र तक के बच्चे हैं उनमें यदि जो आर्म सर्कमफेरेंस है वो 12.5 to 13.5 सेंटीमीटर तक है, मतलब क्या है? नॉर्मल है। अब जो MUAC है, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, इसके लिए एक टेप यूज़ किया जाता है जिसको कहा जाता है साकेट टेप। क्या कहा जाता है? साकेट टेप। नेक्स्ट वन, कर्निंग साइन इज द क्लासिकल साइन ऑफ विच डिसीज। कर्निंग साइन किस बीमारी के लक्षण है? प्रीमेच्योर चिल्ड्रन, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, मेनिंजाइटिस या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम। कर्निंग और ब्रुजिन्स्की साइन दोनों होते हैं मेनिंजाइटिस में। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग लेयर है मेनिंग्स, उसमें इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है यदि। तो यहाँ पर जो 2 क्लासिकल साइन कंसीडर किए जाते हैं वो कहलाते हैं कर्निंग साइन, और एक और आपको एग्जाम में आ सकता है वो होता है यहाँ पे आपका ब्रुजिन्स्की साइन। क्या है? ब्रुजिन्स्की साइन। नेक्स्ट वन, पैरासीटामॉल टॉक्सिसिटी अकर मोस्टली इन विच पार्ट। तो जो पैरासीटामॉल यदि ओवरडोज हो जाता है तो यहाँ पर किस पार्ट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, हार्ट, लंग्स या लिवर को। तो यदि पैरासीटामॉल की हम बात करें, क्या है? पैरासीटामॉल की हम बात करते हैं, ओवरडोज होती है, इसकी टॉक्सिसिटी होती है तो वो होती है लिवर में, क्योंकि लिवर ही इस ड्रग को मेटाबोलाइज करता है। जब भी पैरासीटामॉल आप डोलो वगैरह लेंगे उसमें साफ लिखा होता है कि 24 घंटे में 4 से ज़्यादा डोज ना लीजिए, और लें तो डॉक्टर की निगरानी में लें। और यदि पैरासीटामॉल ओवरडोज होती है तो इसके लिए जो एक इफेक्टिव एंटीडोट की हम बात करें तो वो होता है N-एसिटाइलसिस्टीन। क्या होगा? N-एसिटाइलसिस्टीन। नाम याद रखना है आपको। एंटीडोट है जो पैरासीटामॉल का वो क्या है यहाँ पर? N-एसिटाइलसिस्टीन। N-एसिटाइलसिस्टीन क्या है? पैरासीटामॉल का एंटीडोट है। नेक्स्ट वन,
न्यूबॉर्न आर ससेप्टेबल टू हाइपोथर्मिया बिकॉज बच्चों में हाइपोथर्मिया होने की संभावना क्यों होती है? क्योंकि उनकी मेटाबॉलिक रेट कम है, हीट सेंटर हाइपोथैलेमस नॉट मैच्योर है, छोटे बच्चों को ज़्यादा रिस्क होता है, और या फिर ऑल ऑफ दी अबव। न्यूबॉर्न बेबीज़ में साइलेंट किलर का नाम ही दिया गया है किसको? हाइपोथर्मिया को। याद रखें जो नए जन्मे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनमें यदि साइलेंट किलर की हम बात करें तो वो होता है हाइपोथर्मिया, मतलब बॉडी टेम्परेचर कम होना। अब यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव होंगे। मेटाबॉलिक रेट स्लो है, हीट सेंटर प्रॉपर मैच्योर नहीं है, छोटे बच्चों में चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हाइपोथर्मिया जो न्यूबॉर्न बेबीज़ में क्यों होता है? इन्हीं सब के कारण। यदि पूछे न्यूबॉर्न बेबी में साइलेंट किलर कौन है तो वो होता है हाइपोथर्मिया। इसीलिए जब भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको सक्शनिंग की जाती है, देन आफ्टर उसको पूरा रैप करके कवर किया जाता है ताकि हम उसको हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर सकें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द हैबिट ऑफ वेटिंग द बेड विथ यूरिन बाय अ चाइल्ड अबव 3 ईयर ऑफ एज इज कॉल्ड। यदि 3 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा बिस्तर में टॉयलेट करता है तो एक कौन सी आदत है? पॉलीयूरिया, एन्यूरेसिस, एमएसएस या फिर वॉमिटिंग? तो यहाँ पर पॉलीयूरिया मतलब बहुत ज़्यादा टॉयलेट करना, लेकिन एक पर्टिकुलर कहा गया है वेटिंग द बेड मतलब बिस्तर गीला करना है, पेशाब करना बिस्तर में, ये कहलाता है एन्यूरेसिस। क्या है? एन्यूरेसिस। एमएसएस मतलब तो होता है वॉमिटिंग। नेक्स्ट वन, पेलाग्रा इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो पेलाग्रा की किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, B2, B3, B5। तो विटामिन नियासिन है, नियासिन में दूसरा नाम क्या है? विटामिन B3। पेलाग्रा के 3D सिम्टम एग्जाम में आते हैं, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। एग्जाम में आपको यदि 3D सिम्टम्स की बात करें हम किसके? पेलाग्रा की, तो होता है आपका डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। और यदि हम यदि 4D पूछ दें तो वो होता है डेथ। ये मैंने यहाँ पे आपको ऐड कर दिए हैं। तो पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? नियासिन की और B3 की कमी से। इसके 3D सिम्टम्स पूछें तो डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, और यहाँ पर लास्ट होता है डेथ। नेक्स्ट वन इज what is the mean by treated child syndrome, battered child syndrome? तो battered child syndrome क्या है? A syndrome caused by a वायरस के कारण होने वाला सिंड्रोम। इलेक्ट्रिक शॉक टू चाइल्ड थ्रू अ बैटरी, किसी बच्चे को बिजली से झटका लगेगा तो। कंजेनाइटल बॉन डिसीज या फिर फिजिकल इन्फेक्शन ऑफ पेन ऑन अ चाइल्ड बाय पेरेंट टॉर्चर, माता पिता द्वारा बच्चे को शारीरिक रूप से दर्द पहुंचाना, यातना देना। क्या है? बैटर्ड चाइल्ड सिंड्रोम। तो बैटर्ड चाइल्ड सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चे को मारपीट करते हैं या फिर इतना मारे पीटे कि उनकी बॉडी पे उस चीज़ के लक्षण दिखने लगे, रेडनेस दिखने को मिले। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे क्या, हर एक को मार तो सबको पड़ी होगी, मुझे भी पड़ी होगी, बचपन में आपको भी पड़ी होगी। तो उस टाइम पे यदि मम्मी पापा ने गुस्से में भी मार दिया और वो जगह नीली पड़ गई तो उसको कह दिया जाता है बैटर्ड चाइल्ड सिंड्रोम। लेकिन यहाँ पर बार बार टॉर्चर करना वो हमारे माँ बाप की एक प्यार भरी डांट मार थी। लेकिन कुछ पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट होकर काम का प्रेशर, जो भी चीज़ें रही हो, उसके कारण बच्चे को बहुत ज़्यादा मारपीट करें, फिजिकली टॉर्चर करें, तब हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे? बैटर्ड चाइल्ड सिंड्रोम। और ये होगा किसके कारण? पेरेंट्स के द्वारा बच्चे को टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर करने के कारण। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन ब्रेकडाउन? प्रोटीन माल न्यूट्रिशन के लिए क्या है? प्रोटीन के टूटने के लिए या प्रोटीन कुपोषण को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? टेक एसेंशियल प्रोटीन विथ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू, उच्च जैविक मूल्य वाले प्रोटीन लें, हाई कैलोरी डाइट लें, यूजिंग ऑल टाइप ऑफ फूड एंजाइम दैट अफेक्ट ऑन फूड डाइजेशन, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो प्रोटीन कुपोषण को रोकने के लिए, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऐसी
डाइट लें जो कि जिसमें प्रोटीन, जो आपके एसेंशियल प्रोटीन है, ज़रूरी प्रोटीन है, वो उसमें अवेलेबल हो। आप कम चीज़ लें लेकिन ज़्यादा प्रोटीन आपके अंदर जाए, तो वो हो गया आपके एसेंशियल प्रोटीन विथ द हाई बायोलॉजिकल वैल्यू। क्लियर है? आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट वन, हेल्थ एजुकेशन इज इफेक्टिव वाई। तो यदि कोई स्वास्थ्य शिक्षा प्रभावी है तो वो क्या है, कौन सी मेथड से होगी? वाई एग्जीबिशन से, वाई डेमोन्स्ट्रेशन, सेमिनार या फिर लेक्चर से? हेल्थ एजुकेशन का सबसे अच्छा तरीका होता है डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना। आपको एग्जाम में यदि डायरेक्ट पूछ लें, किसी को इंसुलिन लगाना दिखाना है तो आप कैसे बताएंगे, या फिर आप किसी को पूछ लें कि आपको यहाँ पर यदि कॉन्डोम वगैरह पूछें तो डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं दिखाना है, यहाँ पे आप रोल प्ले के थ्रू बता सकते हैं। लेक्चर में आप एज अ टीचिंग मेथड होगा, लेकिन कोई इंजेक्शन या फिर आपको कोई इस तरीके की चीज़ें बतानी हो जिसमें पर्सन को हार्म भी हो सकता है, तो वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखानी है। क्लियर है? नेक्स्ट वन, द ऑप्टिमम टाइम फॉर बीसीजी इंजेक्शन इज। तो बीसीजी का सबसे अच्छा टाइम क्या है? आइडल टाइम फ्रॉम बर्थ टू 1 मंथ, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ टू 1 मंथ, विद इन 6 मंथ ऑफ बर्थ, या फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर। ये चीज़ सही है कि बीसीजी हम 1 साल तक दे सकते हैं। अदर देन 1 साल के बाद हम बीसीजी का टीका बच्चे को नहीं दे सकते हैं। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बेसिलाई कालमेटिक यूरिन, जो कि दिया जाता है बच्चों को ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए। बीसीजी का इंजेक्शन दिया जाता है इंट्राडर्मल रूट में, लेफ्ट अपर आर्म में। कहाँ पर? लेफ्ट अपर आर्म में बीसीजी का टीका बच्चे को दिया जाता है। तो यहाँ पर टाइमिंग होती है जन्म से लेके 1 महीने के अंदर दे दें अकॉर्डिंग टू एज पर ऑप्शन के, तो वो ज़्यादा बेटर है। इमीडिएटली दे दें तो और अच्छी बात है, लेकिन 1 महीने तक भी दे दें तो भी अच्छी बात है, लेकिन 1 साल तक हम दे सकते हैं। यदि जिसको पहले नहीं लगा है तो और 1 ही बार दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज OTA इज डन बाय चेकिंग। OTA का मतलब होता है ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट। तो ये किसके लिए किया जाता है? अमाउंट ऑफ स्टार्च प्रेजेंट इन मिल्क, अमाउंट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन इन द वाटर, अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया इन द वाटर, या फिर डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ द वाटर। तो OTA किया जाता है किसको चेक करने के लिए कि पानी में रेसिडुअल क्लोरीन का अमाउंट कितना है। पानी में रेसिडुअल क्लोरीन का अमाउंट कितना है, उसके लिए OTA टेस्ट है जो किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ स्पर्म। स्पर्म, शुक्राणु का आकार कितना होता है? ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल की बात करें हम तो वो स्पर्म ही होता है। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल की बात करें तो वो स्पर्म ही होता है। वो कितना होगा? 0.05 mm का। कितना? 0.05 mm। एट वॉट एज कैन अ चाइल्ड से मम्मा और डैडा। बच्चा किस उम्र में मम्मा या दादा बोल सकता है? 9 महीने में, 12 महीने में, 14 महीने में, 19 महीने में। तो बच्चे की बात करें हम तो मम्मा और डाडा बच्चा कब बोल सकते हैं? जनरली 9 महीने की उम्र में। कितने में? 9 महीने की उम्र में। बच्चा अकेला बैठ कब सकता है? 6 महीने में। कितने में? 6 महीने में। बोलने की बात करें तो 1-2 वर्ड बच्चा 6 महीने की बाद ही स्टार्ट ही कर देता है। मम्मा डाडा डाडा कब करते हैं? 9 महीने में, एज पर ऑप्शंस के। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी अमीनो एसिड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर कितने अमीनो एसिड हैं जो बहुत ज़रूरी है? 9, 18, 12, 16। तो यहाँ पर एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात की गई है, तो वो कौन से हैं? एसेंशियल अमीनो जो एसिड हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, तो वो 9 हैं। कौन कौन से? हिस्टीन अमीनो एसिड होते हैं। यहाँ पर वही आपके बात की गई है एसेंशियल अमीनो एसिड्स की। तो जो यहाँ पर एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं क्या है? हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन। यहाँ पे स्पेलिंग में हो सकता है थोड़ी बहुत गलती होती जाए, बट आप नाम ध्यान से सुनिए। ल्यूसिन 3rd वन है। 4th होता है आपका लाइसिन। फिर आता है आपका मेथिडियोन, फिनाइलानीन, फिनाइलानीन के बाद आपका आता है थ्योरानीन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन। ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। नाम याद रखिए आप, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोडेन, फिनाइलानीन, थ्योरानीन, ट्रिप्टोफैन और वैलिन। ट्रिप्टोफैन वाली डाइट है जो कौन से मरीज को नहीं दी जाती है, हमने बहुत पढ़ा है।
ट्रिप्टोफैन, या फिर इसमें रहता है जो गर्म दूध आप रात में पीते हैं, इसके कारण नींद आती है आपको, वो ट्रिप्टोफैन के कारण होता है। बहुत ही माइल्ड अमाउंट रहता है गर्म दूध में। तो यहाँ पर एसेंशियल अमीनो एसिड का जो इम्पोर्टेंट है वो कितने होते हैं, 9, और वो कौन से हैं वो आपको यहाँ पे बता दिए हैं। नेक्स्ट वन है ह्यूमन प्लेटलेट्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ, तो जो हमारी मानव की प्लेटलेट्स होती हैं जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, थ्रोम्बोसाइट, रक्त का थक्का जमने में हेल्प करती हैं, तो कितना उनका जीवन काल होता है, 10 से 13 दिन, 10 से 12 दिन, 0 से 12 दिन, या फिर 10 से 12 महीने। तो ह्यूमन प्लेटलेट्स का लाइफ स्पेन होता है 0 से 12 दिन का, कितना, 0 से 12 दिन का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द एंटीडोट फॉर हेपेरिन, यदि हेपेरिन जो कि एक एंटीकोआगुलेंट है, ओनली एक ऐसा एंटीकोआगुलेंट है जो प्रेगनेंसी में भी दिया जा सकता है, बाकी वारफिन नहीं दिया जा सकता है। तो हेपेरिन यदि ओवरडोज होता है तो इसके मारक या फिर एंटीडोट के तौर पे क्या इस्तेमाल किया जाएगा, प्रोटामाइन सल्फेट, विटामिन के, अम्योड्रेन, या फिर नन ऑफ दीज। तो यदि हेपेरिन ओवरडोज हो जाता है तो प्रोटामाइन सल्फेट है जो होना चाहिए। या फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि मरीज को कुछ भी मेडिकेशन हेपेरिन मान लो इंड्यूस की गई, सॉरी लगाई गई है, इंजेक्ट की गई है, तो आपकी ट्रे में और कौन सी दवा होनी चाहिए, तो वो होगी प्रोटामाइन सल्फेट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर द आर्टरीज ऑफ ह्यूमन हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पर आर्टरियल सिस्टोल का टाइम है जो कितना होता है। कंप्लीट कार्डियक साइकिल यहाँ पे नहीं है, कंप्लीट कार्डियक साइकिल की हम बात करें तो वो होती है 0.8 सेकेंड की, लेकिन यहाँ पर ओनली आर्टरियल सिस्टोल की बात की गई है। क्या है, आर्टरियल सिस्टोल की बात की गई है, तो आर्टरियल सिस्टोल का जो टाइम होगा वो होता है 0.1 सेकेंड। याद रखें, कंप्लीट कार्डियक साइकिल की बात की जाती तब आप कहते 0.8, कितना होता, 0.8, लेकिन यहाँ पर इसकी बात की जा रही है ओनली आर्टरियल डायस्टोल की, मतलब आर्टरीज हैं जो ह्यूमन हार्ट की, कॉन्ट्रैक्शन जो टाइम है वो कितना होगा यहाँ पर, तो वो होता है 0.1 सेकेंड, कितना, 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट वन इज, इन इमरजेंसी विच टाइप ऑफ ब्लड इज गिवन टू द पेशेंट व्हेन ब्लड ग्रुप इज नॉट नोन, यहाँ पर सीधी सी बात है कि कौन सा ब्लड ग्रुप आप पर्सन को देंगे, यूनिवर्सल जो यहाँ पर बात की गई है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप देंगे यदि आपको ब्लड ग्रुप पता नहीं है, तो ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ ए बी पॉजिटिव, या फिर ए बी नेगेटिव, कौन सा ब्लड ग्रुप यहाँ पे आप देंगे। तो यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर की बात की गई है, क्या है, यूनिवर्सल डोनर की बात की गई है। व्हेन ब्लड ग्रुप इज नॉट नोन तब देंगे आप ओ नेगेटिव, क्या देंगे, ओ नेगेटिव, जिसको यूनिवर्सल डोनर के नाम से भी जाना जाता है, क्या है, यूनिवर्सल डोनर। अब यदि हम बात करें ओ नेगेटिव वाले अपना पर्सन अपने जो ब्लड है किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी, यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप की हम बात करें तो यहाँ पर डोनर क्या होंगे आपके यूनिवर्सल में, ओ नेगेटिव। यदि एक्सेप्टर की और रिसीवर की बात करें हम तो वो होंगे ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल रिसेप्टर भी कहा जाता है, मतलब किसी का भी ब्लड ले सकते हैं, क्या है, किसी का भी ब्लड ले सकते हैं ए बी पॉजिटिव वाले, ओ नेगेटिव वाले किसी को भी अपना दे सकते हैं, इसीलिए इनको यूनिवर्सल डोनर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डू वी फर्स्ट न्यूबॉर्न फॉर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, यदि हमें न्यूबॉर्न बेबी का न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, एक्सरे देखेंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, न्यूनेटल रिफ्लेक्स होंगे कि विडाल टेस्ट होगा। तो न्यूरोलॉजिकल मतलब नर्व से रिलेट बात की गई हो, बॉडी में जो नर्व से रिलेट की गई बात की जाए तो वो रिफ्लेक्सेस से अच्छा कुछ नहीं बता पाएगा। बच्चे के जो हाथ पैर हिलाना डुलाना है वो सब चीज़ें उनके रिफ्लेक्सेस पे डिपेंड करेंगी। तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट तरीका होगा न्यूनेटल रिफ्लेक्स। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको आंसर आपको देना है जो 51 नंबर से है, उसके आगे के हम आपको पढ़ाएंगे। क्वेश्चन में व्हाट इज द फॉलोइंग, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, तो इनमें से कम्युनिकेशन का तत्व कौन सा नहीं है, सेंडर, मैसेज, रिसीवर या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड। द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरवेंशन ऑफ 6
6x6 स्ट्रैटेजी ऑफ एनीमिया मुक्त भारत। तो एनीमिया मुक्त भारत के तहत यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, एनीमिया मुक्त भारत के तहत क्या है, एनीमिया मुक्त भारत के तहत जो 6.6 स्ट्रेटजी है वो कौन सी नहीं है। डिवॉर्मिंग मतलब जो एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल टैबलेट दी जाती हैं, बाई एनुअल मतलब साल में 2 बार हर 6 महीने में। फूड फोर्टिफिकेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन एनीमिक मदर्स या फिर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। तो 666 स्ट्रैटेजी है एनीमिया मुक्त भारत की। मतलब क्या है, भारत को हमें एनीमिया से मुक्त बनाना है। तो एनीमिया मुक्त भारत की जो स्ट्रेटजी है इसके तहत डिवॉर्मिंग की जाती है, जो आहार का पुष्टिकरण, एक होता है फूड एडल्ट्रेशन, एक होता है फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब है कि जो खाने की चीज़ें हैं उसमें और अच्छी चीज़ों को मिलाना हो। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना, ख़राब चीज़ें जो फ़ायदा तो नहीं करेंगी बट हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन जो एनीमिया मुक्त भारत है इसके तहत जिन माँओं को क्या है, जिन माँओं को एनीमिया है उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं किया जाता है। यस, डिले कॉर्ड क्लैंपिंग की जाती है। डिले कॉर्ड क्लैंपिंग करने से होगा क्या कि यदि कुछ सेकंड तक कॉर्ड क्लैंप नहीं की तो जो कॉर्ड में ब्लड है वो बच्चे को चला जाएगा, कॉर्ड में जो ब्लड है वो बच्चे को चला जाएगा, तो वो कहलाता है डिले कॉर्ड क्लैंपिंग। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब यदि माँ को कोई इस तरीके से प्रॉब्लम है जो बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकती है, तो उस दौरान एज सून एज है जो हमें कॉर्ड को कट करना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पर 6 स्ट्रेटजी है टोटल। पहली क्या है, बच्चे 6 to 59 मंथ्स ऑफ एज, बच्चे जिनकी उम्र 6 महीने से 59 महीने की एज में है। एडोलेसेंट गर्ल्स और बॉयज़ इसका हिस्सा हैं जो कि 10 से 19 साल की एज के हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं, लैक्टेटिंग मदर जो कि 0 to 6 मंथ, लैक्टेटिंग मदर यहाँ पर 6 मंथ तक को कंसीडर किया गया है। वुमेन जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, मतलब 20 से 24 साल की उम्र के लिए, बच्चे 5 से 9 साल की उम्र के लिए। एक हैं बच्चे 6 महीने से 59 महीने की उम्र तक, और एक है 5 साल से 9 साल की उम्र के। क्या है, 6 बेनिफिशियर्स हैं एनीमिया मुक्त भारत के। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड वेलफेयर के थ्रू लाया गया प्रोग्राम है नेशनल डिवॉर्मिंग डे, जो कि हम हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त 2 डेट यहाँ पे दी गई हैं, जिसमें 1 से 19 साल तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल का डोज दिया जाता है। क्या है, एल्बेंडाजोल का डोज दिया जाता है बाई एनुअल, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, साल में 2 बार। उम्र है 1 से 19 साल तक। लेकिन यदि बच्चे की उम्र 1 साल से कम है और लगता है कि बच्चे को पेट में कीड़े हो रहे हैं, तो आपको अपने से मेडिसिन नहीं देना है। बिफोर 1 ईयर मेडिकेशन बच्चों में नहीं दी जाती है, तो ये चीज़ हमेशा आप याद रखिए। अब यहाँ पर 10 फरवरी और 10 अगस्त हर साल यहाँ पे एक डेट है जो डिसाइड की गई है। दूसरा है एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया को कम करने के लिए जो 6 बेनिफिशियर्स ग्रुप दिए गए हैं, 6 यहाँ पर इंटरवेंशन अपनाए गए हैं, वो यहाँ पे क्या है, एनीमिया मुक्त भारत। सबसे पहले इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया गया था जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि कोई 2 समूहों में बीमारी या मृत्यु जैसी कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग, क्या है, कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पर इवेंट्स होते हैं, उन दोनों को क्या करना है, आपको तुलना करनी है। तुलना का मतलब यहाँ पर कंपेयर करके देखना है। तो जो 2 ग्रुप के बीच में जो कंपैरिजन करके आप कैलकुलेशन निकालेंगे वो क्या है, रिलेटिव रिस्क रेशियो, प्रिवलेंस रेट, पॉइंट प्रिवलेंस रेट या फिर इंसिडेंस रेट। यहाँ पर जो चारों चीज़ें ऑप्शन में दी गई हैं एग्जाम में आती हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट कहा गया है क्या, रिलेटिव रिस्क रेशियो। तो यहाँ पर रिलेटिव रिस्क रेशियो का मतलब क्या है, आप किसी भी चीज़ के बीच का क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा आपका रिलेटिव रिस्क रेशियो। फिर यहाँ पर आपका आता है प्रिवलेंस रेट। प्रिवलेंस रेट का मतलब होता है कि किसी भी डिसीज के न्यू प्लस जो ओल्ड केसेस है वो यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर, न्यू प्लस ओल्ड केस आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आपका आता है क्या, पॉइंट प्रिवलेंस रेशियो। क्या है, पॉइंट प्रिवलेंस रेशियो। इसका मतलब क्या होगा,
मतलब कि किसी भी डिसीज को लेकर पॉइंट प्रिवलेंस का मतलब होता है कि किसी एक ही टाइम में, क्या है, किसी एक ही टाइम में, गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में कोई जो डिसीज है, चाहे वो नई हो वो पुरानी हो, दोनों को मिला के यहाँ पर कोई एक वन कंक्लूजन निकाला जाता है, वो होगा। इंसिडेंस का मतलब होता है ओनली नए केसेस, क्या है, किसी भी डिसीज के ओनली न्यू केस। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यदि कंपेयर करना पूछा गया है तो रिलेटिव रिस्क रेशियो, यदि नए और पुराने केस की बात की जा रही है तो प्रेवलेंसी रेट, और पॉइंट प्रेवलेंस में होगा क्या कि टोटल मिला के जो भी केस है उनमें से कोई एक पर्टिकुलर को निकाल के लाना, वो है पॉइंट प्रेवलेंस। और इंसिडेंस का मतलब होता है ओनली नए केसेस। क्लियर है? नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन हमारा, द टर्म जीरोस्टोमिया मीन्स, जीरोस्टोमिया वर्ड का मतलब क्या है? ड्राई माउथ, ड्राई स्किन, ड्राई हेयर या फिर ड्राई कफ, क्या कहेंगे आप? ड्राई कफ मतलब जो एलर्जी के कारण आती है, सूखी खांसी, इसको हम कहेंगे। दूसरी होती है म्यूकस वाली खांसी। फिर ड्राई हेयर, बालों का रूखापन होना, हार्मोनल भी हो सकता है और अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ड्राई स्किन या फिर ड्राई माउथ। तो जीरोस्टोमिया, स्टोमिया वर्ड जुड़ रहा मतलब आपके मुंह के रिगार्डिंग कुछ बात हो रही है, किसके? मुंह के रिगार्डिंग बात हो रही है। जीरो का मतलब होता है क्या? ड्राइनेस, क्या है? ड्राइनेस। तो यहाँ पर जीरोस्टोमिया का मतलब क्या होगा? ड्राई माउथ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिथियम टॉक्सिसिटी कैन अकर इफ ब्लड लिथियम लेवल एक्सीड्स। तो लिथियम का जो लेवल है ब्लड में कितने से ज्यादा हो तब ये टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। 3.0 MEQ पर लीटर, 2.5 MEQ पर लीटर, 1.0 MEQ पर लीटर या फिर 1.5 MEQ पर लीटर। लिथियम वालप्रेट है जो किसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है? मैनिया के लिए। अब यदि लिथियम आप नॉर्मल डोज में भी दे रहे हैं तब भी आपके बॉडी में इसका डोज एक्सेस हो सकता है, इसीलिए लिथियम देने के बाद भी है जो हमारे ब्लड टेस्ट कंटिन्यू किए जाते हैं कि अपने आप ही तो बॉडी में अपनी जो टॉक्सिसिटी क्रिएट तो नहीं कर रही है। तो यहाँ पर यदि लिथियम का लेवल हमारे शरीर में 1.5 MEQ पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है तब ये टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है, और एट अ टाइम यदि मैनेज नहीं किया तो पर्सन की जान भी जा सकती है। क्लियर है? लिथियम टॉक्सिसिटी का थेराप्यूटिक डोज एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, साथ में इसकी टॉक्सिसिटी भी पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ग्लीन-बेयर सिंड्रोम which kind of disorder affecting the peripheral nervous system usually triggered by an acute infectious process। एक क्वेश्चन में आपने ग्लीन-बेयर सिंड्रोम सुन के आपके माइंड में एक चीज जरूर आनी चाहिए, अभी हाल फिलहाल में आई थिंक पुणे में है जो इसके बहुत ज्यादा केसेस आना स्टार्ट हुए थे ग्लीन-बेयर सिंड्रोम के। तो ये किस तरीके की डिसीज है? ऑटो इम्यून, मेटाबॉलिक, डिजनरेटिव या फिर जेनेटिक। तो यहाँ पर देखिए भी कहा है कि हमारे PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, लेकिन जो GBS की कंडीशन है, क्या है? ग्लीन-बेयर सिंड्रोम की जो कंडीशन है, यहाँ पर यदि कोई इन्फेक्शन हो जाए तो और किस तरीके से काम करती है? पहली चीज GBS ग्लीन-बेयर सिंड्रोम क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो जनरली यहाँ पर इसके ग्लीन-बेयर सिंड्रोम के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसमें अपना खुद का इम्यून सिस्टम अपनी जो अच्छी सेल्स है उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर? जब खुद की सेल्स को ही हानि पहुंचाई जाएगी तो प्रॉब्लम तो होगी ही। तो रिसेंट में GBS के जो यदि आपको पूछे, GBS एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं आएगा तो आउटब्रेक पूछ सकते हैं। तो GBS का आउटब्रेक हाल फिलहाल में हुआ था कहाँ पर? पूना में। आफ्टर दैट जो पूना के आसपास के इलाके हैं उन लोगों में भी GBS के लिए टेस्ट है जो करवाए गए थे, और इसका रीजन है जो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट वन इज, which among the following is an incorrect action while administering intravenous potassium। ये क्वेश्चन आपने बहुत पढ़ा है। यहाँ पर पोटेशियम देते समय कौन सी क्रिया गलत है? एडमिनिस्टर पोटेशियम एज अ बोलस फॉर अ प्रमोट रिस्पॉन्स। द concentration of IV potassium to be administered is usually 20 to 40 MEQ per liter। या फिर यूज ऑफ saline as a diluent is highly recommended। Monitor the ECG
to ensure safety during the infusion, the concentration of IV potassium to be administered usually 20 to 40 MEq per liter। तो यहाँ पर ये देखिए कितना है, जो यहाँ पर ये देखिए जो आप क्या दे रहे हैं, पोटेशियम दे रहे हैं। तो पोटेशियम देने के टाइम पर यदि पोटेशियम IV दिया जा रहा है तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको पोटेशियम देते टाइम आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो यहाँ पर पोटेशियम क्या है, हमारा एक मेन इलेक्ट्रोलाइट है जो कि जनरली हमारी बॉडी में यदि कम होता है तो हाइपरकैलेमिया होता है, कम होता है तो हाइपोकैलेमिया, ज़्यादा होता है तो हाइपरकैलेमिया। अब यदि पोटेशियम को क्या है, पोटेशियम को आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको डायरेक्टली क्या है, यहाँ पर इसको डायरेक्टली है जो वोलस फॉर्म में आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो IV कंसंट्रेशन है वो मैच करना है। सलाइन हाईली रिकमेंड किया जाता है। ECG भी मॉनिटर करते रहना है, अदरवाइज हाइपरकैलेमिया भी हो सकता है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट एक्शन क्या होगा, एडमिनिस्टर पोटेशियम एज अ बोलस फॉर अ प्रमोट रिस्पॉन्स। और मैं बता दूं कि यदि डायरेक्ट बोलस फॉर्म में पोटेशियम को एडमिनिस्टर किया जाता है IV रूट के थ्रू, पर्सन की जान भी जा सकती है। हाल फिलहाल में MP का जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर इस तरीके के 2 केसेस हुए थे। बेबी 1 ईयर पहले है जो 10 साल की बच्ची को डायरेक्ट है जो किसी एक नर्स की लापरवाही की वजह से दे दिया गया था। तो यहाँ पर जो पोटेशियम है डायरेक्ट बोलस फॉर्म में कभी भी एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, इंसर्शन ऑफ द रेडियो एक्टिव इम्प्लांट डायरेक्टली इनटू द टिश्यू इज कॉल्ड। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव इम्प्लांट है डायरेक्ट यदि हमारे टिश्यू में इंसर्ट किए जाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, माइक्रोवेव थेरेपी, ब्रैकीथेरेपी, कीमोथेरेपी या फिर टेलीथेरेपी। कौन सी थेरेपी यहाँ पे कहलाएगी, यदि हमारे शरीर में क्या है, यदि हमारे शरीर में डायरेक्टली रेडियो एक्टिव इम्प्लांट कर दिए जाते हैं तो ये माइक्रोवेव थेरेपी नहीं होगी। जो कैंसर पेशेंट के लिए क्या है, कैंसर पेशेंट के लिए जो ट्रीटमेंट अपनाया जाता है, कुछ सर्जिकल होते हैं, कुछ कीमोथेरेपेटिक होते हैं, कुछ ब्रैकीथेरेपी होती है। लेकिन यहाँ पर टेलीथेरेपी का मतलब क्या होगा, टेलीथेरेपी का मतलब होगा कि आप जो कंसल्ट वगैरह फ़ोन पे ही सब चीज़ें बता दें वो। फिर आती है ब्रैकीथेरेपी। ब्रैकीथेरेपी में होता क्या है कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ये कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर ट्यूमर को श्रिंक करने के लिए, सिकोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसको हम जनरली इंटरनल रेडिएशन थेरेपी भी कह सकते हैं। क्या है, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। यहाँ पर इंटरनल रेडिएशन थेरेपी इसको इसलिए कहा जा रहा है कि इसको डायरेक्टली इम्प्लांट करके दिया जाता है। क्या है, डायरेक्टली इम्प्लांट करके जिस भी एरिया में यहाँ पर आपको जो रेडिएशन ट्रीटमेंट देना है आपकी बॉडी में, तो वहाँ पर ब्रैकीथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। कीमोथेरेपी में जनरली कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द हार्मोन विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी इज। प्रेगनेंसी के दौरान क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस को क्या, यूट्रस को प्रिपेयर करने में कौन से हार्मोन हेल्प करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर प्रोलैक्टिन, HCG या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो सबको पता होना चाहिए यहाँ पर कि HCG कब फाइंड आउट होते हैं, जब प्रेगनेंसी कंफर्म होकर कंसीव हो जाती है। बट यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करने का काम प्रोलैक्टिन भी नहीं करेगा, ना FSH करेगा। FSH का काम क्या होता है, हर महीने जो एग रिलीज होते हैं उसमें हेल्प करेगा वो। लेकिन यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय को क्या है, गर्भाशय को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए कि प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन हो सकती है, अबॉर्ट भी हो सकती है, क्या होगा, तो यहाँ पर उसके लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन। क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर जिम्मेदार होगा। इवन हर महीने जो पीरियड्स भी आते हैं उसके लिए भी जो हार्मोनल जिम्मेदारी होती है किसकी होती है, प्रोजेस्टेरोन की होती है। और एक हेल्दी टर्म प्रेगनेंसी के लिए जो हार्मोन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन। रिलीज कौन करता है इसको, ओवरी का जो कॉर्पस ल्यूटियम, क्या है, ओवरी का कॉर्पस ल्यूटियम पार्ट इसको क्या करता है, रिलीज करने का काम करता है। नेक्स्ट वन इज
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डज नॉट इंक्लूड इन द पार्टोग्राफ। तो पार्टोग्राफ में इनमें से कौन सा कंपोनेंट इंक्लूडेड नहीं है? पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, टाइम ऑफ इंडक्शन, वेट ऑफ द न्यूबॉर्न या फिर फीटल हार्ट रेट। तो यहाँ पर सब चीज़ें इंक्लूड रहती हैं किसी एक को छोड़कर। पार्टोग्राफ क्यों यूज़ किया जाता है? पार्टोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है, पार्टोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है बच्चे की हार्ट रेट चेक करने के लिए, डायलेटेशन किस तरीके से हो रहे हैं सर्विक्स में, क्या इंडक्शन में और कितना समय लग सकता है, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन में, उसकी हाई एज चेक करने, बीपी सब चीज़ वहाँ पे मेज़र की जाती हैं। लेकिन न्यूबॉर्न बेबी का वजन है जो यहाँ पे चेक नहीं होगा। आफ्टर डिलीवरी थोड़ी पार्टोग्राफ किया जाएगा कंडक्ट। ड्यूरिंग द जो फर्स्ट स्टेज से जो कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट होते हैं, लेबर पेन आना स्टार्ट होते हैं, उस दौरान पार्टोग्राफ यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? वेट ऑफ द न्यूबॉर्न। बच्चे के वजन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन, HIV कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो HIV को किस रूप से जाना जा सकता है? ये कौन सा वायरस? रेट्रो वायरस, mRNA वायरस, DNA वायरस या फिर tRNA वायरस? HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो यहाँ पर HIV वायरस है जो HIV एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो माना जाता है। तो HIV कौन सा वायरस? ये कहलाता है रेट्रो वायरस कैटेगरी का वायरस। कौन सा? रेट्रो वायरस कैटेगरी का वायरस। ये एग्जाम में आपको आ सकता है HIV। तो यहाँ पर HIV की आपको यदि ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें हम, DOC, तो DOC की बात करें तो क्या होती है? जिडोविडिन। क्या है? जिडोविडिन। यदि लैक्टेटिंग मदर में हम बात करें तो लैक्टेटिंग मदर मतलब माँ जब अपने बच्चे को फीड कराती है तब कौन सी दे सकते हैं? तो वो होती है नेवेरापाइन। ये दोनों एग्जाम में आती हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करें हम कि कंफर्म कैसे होगा कि HIV है या नहीं, तो क्या होता है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। फिर चेकअप इसका कहाँ पे किया जाता है? तो यहाँ पर IRCTC जो सेंटर होते हैं वहाँ पर इनका चेक किया जाता है HIV के लिए। हाल फिलहाल में आप लोग यदि न्यूज़ देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, त्रिपुरा में बहुत सारे केसेस HIV के आए हैं प्रीवियस ईयर में। क्यों? क्योंकि बच्चों ने खुद के लिए क्या किया? ड्रग इंजेक्ट की। वो रीज़न यहाँ पे HIV का है जो कंसीडर किया गया था। नेक्स्ट वन इज हेल्प सिंड्रोम इन प्रेगनेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। प्रेगनेंसी में हेल्प सिंड्रोम का होना, HELLP सिंड्रोम। यहाँ पर आप हेल्प पढ़ सकते हैं बट इसका पूरा नाम क्या है? HELLP सिंड्रोम। हाइपरटेंशन होगा, सीजर्स होगा, ग्लूकोज यूरिया होगा, एलिवेटेड लिवर एंजाइम होगा। क्या चीज़ें होंगी यहाँ पर? HELLP। तो HELLP का मतलब क्या होगा यहाँ पर? हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम, लो प्लेटलेट काउंट। क्या है? हेल्प सिंड्रोम में हीमोलाइसिस, एलिवेटेड मतलब लिवर एंजाइम जो बड़े हुए हैं और प्लेटलेट काउंट क्या है? कम है। प्रेगनेंसी में होने वाला एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसके कुछ रीज़न तो पता नहीं बट जो प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया का रीज़न भी यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? एलिवेटेड लिवर एंजाइम। क्या होगा? लिवर एंजाइम का बढ़ना, हीमोलाइसिस होना और लो प्लेटलेट काउंट का होना। इसके